नमस्कार। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक की। सैम्पलिंग टेक्निक जिससे हम पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल मतलब जिस पे हमको अध्ययन करना है, उन लोगों को सैंपल कहा जाता है। या वो आपके जो व्यवस्था के आपके प्रक्रम होते हैं जिन पर हम अध्ययन करते हैं वास्तविक रूप से शोध में। जैसे अगर आपको पूरे जिले में कोई चीज़ सामान्यीकृत करनी है तो आप उसको पूरे जिले पे ना करके उस जिले के कुछ लोगों पर करते हैं। हम कोई अगर परिणाम है पुरुषों पर या महिलाओं पर कहना चाहेंगे कि नहीं ये पुरुषों के लिए ये चीज़ है या महिलाओं के लिए चीज़, तो हम पूरी दुनिया के पुरुषों या पूरी दुनिया के महिलाओं पे अध्ययन नहीं करते। हम एक निश्चित या निर्धारित स्थान से चयनित आपके पुरुषों और कुछ महिलाओं का सैम्पलिंग टेक्निक से उनका चयन करते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उनका चयन हम कैसे करें या कैसे डिसाइड करें कि हम किसको लें जो सही सही हमको डाटा दे पाए। तो वैसे तो ये अनुमानित होता है, आप एक कह सकते हैं कि हम लगभग सही डाटा प्राप्त करते हैं, ना कि 100%। लेकिन हम अगर सैम्पलिंग टेक्निक को बेहतर रखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा विश्वसनीय और वैध माना जाएगा। यहाँ पर जब हम किसी जनसंख्या से न्यादर्श का या प्रतिदर्श का चयन करते हैं तो इस विधि को ही हम प्रतिचयन या न्यादर्शन कहते हैं, या इसको इंग्लिश में सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। न्यादर्श आपका कहाँ से लिया जाता है, आपकी जो जनसंख्या है, पूरी पॉपुलेशन या जो समग्र है, सब में से कुछ का हम चयन करते हैं अपने अध्ययन के अनुरूप। वो कुछ उस सब का प्रतिनिधि होता है। मतलब अगर हम महिला और पुरुष पे करते हैं तो हम कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों को लेते हैं। तो जो कुछ महिलाएं वो समस्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती और जो कुछ पुरुष हैं वो समस्त पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सब पे नहीं कर सकते, ये व्यवहारिक नहीं है। इसलिए हम इसको शॉर्ट करने के लिए, मतलब एक तरह से हम अच्छे से अध्ययन करने के लिए हम किन विधियों का इस्तेमाल करके पूरे में से थोड़ा समूह चूज करते हैं और उस पे अध्ययन करते हैं। यह समूह आपका न्यादर्श, प्रतिदर्श या प्रतिनिधि कहा जा सकता है। और जिस विधि से हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं वही हमारा प्रतिचयन या सैम्पलिंग टेक्निक या न्यादर्शन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये किन किन विधियों से हमारा न्यादर्शन होता है। तो न्यादर्शन का जो विधि होता है मुख्य रूप से अगर बात करें तो दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका संभाव्यता के आधार पर यादृच्छिक या रैंडम प्रतिचयन, और दूसरा आपका है अयादृच्छिक या आपका कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य से रहित या बायस्ड आप कह सकते हैं इसको, कि हाँ पक्षपातपूर्ण भी या हो सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रतिचयन होते हैं। संभाव्यता आपका जो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात होती है उनसे संबंधित है। यहाँ पे हम इस विधि से ज़्यादा आपका विश्वसनीय, ज़्यादा वैध और एक बेहतर रूप से सही तथ्यपूर्ण जो डाटा कलेक्शन के लिए आप यहाँ पे चुनाव करते हैं सैंपल का। तो ये कितनी विधि कितने प्रकार से होते हैं हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आपका जो यादृच्छिक है ये हमारा निम्नलिखित प्रकार के कह सकते हैं। पहला आपका है सरल यादृच्छिक, दूसरा है क्रमबद्ध यादृच्छिक, तीसरा है स्तरीकृत यादृच्छिक, चौथा है गुच्छ यादृच्छिक, और पांचवा एक साथ या पांचवा छठवां कह सकते हैं बहुसोपान व बहुचरण आपका यादृच्छिक प्रतिचयन। सरल आपका जो सिंपल रैंडम टेक्निक होता है, सबसे सरल, आप उसको जानते होंगे। जैसे लॉटरी निकाला, लॉटरी क्या होता है, क्या आप सच में उसकी विधि जानते हैं? जैसे आपने
आपको 3 लोगों को चूज करना है, तो आप लॉटरी कैसे निकालेंगे? अगर आप सही विधि जानते हैं तो यहाँ पर भी आप सही विधि लगा सकते हैं। सही विधि जानने का मतलब यहाँ तात्पर्य यह है कि आप कह सकते हैं कि जब हम किसी एक बॉक्स लें, उसमें सबके नाम की चिट्स डालें, सबके नाम की चिट्स डालेंगे यहाँ पे, ये चिट सबके नाम की, तो ठीक है। अगर हमको सिर्फ एक लॉटरी किसी की निकलनी है तो ठीक है, हम पूरा उसको हिला के कहीं से भी एक लॉटरी निकालते हैं और उसका चयन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कभी भी अगर केस स्टडी को छोड़ के किसी भी अनुसंधान में एक व्यक्ति का चयन नहीं करना होता, सिर्फ विकासात्मक जो अध्ययन होते हैं अनुवांशिक अध्ययन या आपके केस स्टडी, उसी में ही एक व्यक्ति का चयन किया जाता है, तो हमको ज्यादा चाहिए। तो जैसे हमने ये यहाँ पे निकाला, तो ये निकाला, तो इनका नाम मान लीजिए क्या है, एक्स, ठीक। अब एक्स को निकाला, अब हम जब दूसरा चूज करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि हम दूसरा ऐसे ही नहीं निकाल लेंगे, हम इस यक्स का नाम नोट आउट कर लेंगे और इस यक्स को फिर से यहाँ डालेंगे, तब क्या होगा, ये फिर बराबर हो जाएगा। 50 लोगों का मान लीजिए है, तो अब 50 में से एक निकलेगा, नहीं तो जब हम एक निकाल लेंगे तो ये 49 में से निकलेगा, तो इसकी जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो असमान हो जाएगी। तो आपका किस प्रकार से यह यादृच्छिक या रैंडम सैंपलिंग हुआ? तो हमको ध्यान रखना है, जब भी हम एक चिट निकालेंगे उसका नाम नोट करेंगे, फिर उसको डालेंगे, फिर से वही प्रोसेसिंग करेंगे बार बार। तो ऐसी विधि आपकी सरल रैंडम, आपकी सिंपल रैंडम विधि कही जा सकती है और इसको लॉटरी विधि भी कहते हैं। अब अगली विधि की बात करते हैं कि इसका नाम आप जानते रहिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, हमको बस इसके नाम को ज़्यादा फोकस करना है। तो जो आपका नाम है वो है आपका टीपेट। टीपेट सारणियन की बात करें तो उसमें एक विशेष नंबर की श्रृंखला होती है, सारणी होती है, 41, आपका 600, 100, 400, ऐसे करके इसमें या इससे संबंधित आपकी श्रृंखलाएं होती हैं और उसका टैबुलेशन करते हैं और रैंडम रूप से उसका चुनाव करते हैं और जिस पे जो उसके संबंधित जो व्यक्ति होता है उसका चयन हम कर लेते हैं। अगला है आपका अनियमित अंकन। जैसे हम रोल नंबर वाइज किसी को उठा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से 50 तक का है, 30 ले लिए बिना जाने, 20 ले लिए, 15 ले लिए, 28 ले लिए, ऐसे करके ले सकते हैं। या किसी भी प्रकार में अनियमित रूप से किसी का अंकन करें तो वो आपका वो भी रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत आता है। वर्णानुक्रम या अन्य आधार पर आपका जो लेते हैं, जैसे हम क्या करें, सबका नाम अल्फाबेटिकली रख लें और हम एक ए से चूज कर ले, बी से चूज कर ले, सी से चूज कर ले, तो जरूरी नहीं कि सब समान ही है। लेकिन जो हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं तो वो उस पूरे समूह का, जैसे उस कक्षा 1 का है तो वो पूरे कक्षा 1 का प्रतिनिधित्व तो करेगा, क्योंकि वो एक बच्चा नहीं है, हम एक समूह वहां से उठा रहे हैं। और इस प्रकार से अगर हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे तो जो हमारा शोध है ज्यादा परिशुद्ध प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करें पक्षपात रहित कोटा की भी बात कर सकते हैं। इसमें कोटा हालांकि आपका यादृच्छिक में आता है, विभिन्न समूह उसमें बनाए जाते हैं और उसमें से चूज किया जाता है। तो अगर विभिन्न समूह बना दें और उसमें से रैंडमली चूज करें तो उसको भी इसमें रखा जा सकता है। अगला बात करें आपका क्रमबद्ध प्रतिचयन। क्रमबद्ध प्रतिचयन या क्रम निर्धारण, आपका क्रम निर्धारण प्रतिचयन। आपके 100 बच्चे हैं, हम निर्धारित करें कि हम 1 से 25 तक एक बच्चा लेंगे, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। एक निर्धारित क्रम के बाद ही हम अगला आपका न्यायाधीश चुनेंगे, तो क्रमबद्ध आपका स्तरीकरण हो जाएगा। अगला आपका
स्तरीकृत या स्ट्रेटिफाइड। स्तरीकृत क्या होता है, आप किसी चीज को एक दो पोर्शन में स्तरीकृत करिए, जैसे महिला पुरुष, उसमें आप करिए, फिर एज का कर दीजिए स्तरीकृत, मतलब 0 से 18, 18 से 30, 30 से 40 ऐसे। तो ये जब आप उसको स्तरीकृत करके उसके हिसाब से चुनेंगे तो यह भी एक रैंडम सैम्पलिंग होती है, जो उसकी संख्याएं आएंगी तब उसको आप रैंडमली चूज कर लेंगे। तो ये प्रविधि भी आपका स्तरीकृत प्रविधि हो जाएगा। इसमें आपका एक होता है सामान्य आवंटन, एक होता है अनुपातिक आवंटन, एक होता है अनुपातिक आवंटन और एक होता है अनुकूलन आवंटन। तो इतने प्रकार के आपके स्तरीकृत हो सकते हैं। इसमें आप समूह के, सामाजिक समूह जैसे कृषक है, ग्रामीण है, शहरी है, इस आधार पे, लिंग के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, आकार प्रकार के आधार पे अलग अलग स्तर में बांटते हैं और ऐसे प्रकार की सैम्पलिंग हमारी स्ट्रेटिफाइड या स्तरीकृत प्रतिचयन विधि कही जा सकती है। अगली हम बात करेंगे तो गुच्छ प्रतिचयन विधि की बात करेंगे। गुच्छ प्रतिचयन या क्लस्टर आपकी जो विधि है, इसमें किसी एक का ना चुना के पूरा झुंड चुन दिया जाएगा। तो अगर इस प्रकार से आप एक समूह में उठा लें, मतलब इकाई समूह, दहाई समूह, उसमें तो चलिए प्राइमरी आपका इकाई समूह, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे ही आप गुच्छे के रूप में जब सैंपलिंग लेते हैं, रैंडम, यहाँ जितने भी हैं ये सब रैंडम है, मतलब आप ये नहीं कि देखिए मैं यही लूंगा। आपको बस एक बिना किसी पक्षपात किए हुए बस चूज कर लेना है कि आप किस पे यहाँ पे शोध करना चाहते हैं। अगला है आपका बहुसोपान बहुचरण। बहुचरण मतलब आपके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मीन्स स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये आपका बहुचरण है, मतलब उसको स्टेप आप विश्लेषित कर लीजिए। और बहुसोपान मतलब उसके कई सोपान हैं, मतलब कई प्रकार हैं। ये सोपान आपका पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज। तो इस प्रकार की भी अगर रैंडम रूप से ये आप सैंपलिंग करते हैं तो ये सारे आपके यादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत आएगा, चाहे आपका सिंपल रैंडम हो, सिस्टमैटिक हो, स्ट्रेटिफाइड हो, क्लस्टर हो और मल्टी स्टेज, मल्टी फेज आपका सैंपलिंग हो। अब बात करते हैं उन प्रतिचयन विधियों की जो कि ये नहीं है। जब हम ये नहीं करते और अन्य प्रकार से हम चूज कर लेते जनसंख्या से कि किस पे हम शोध करेंगे। अब जैसे हमने किसी चीज पे अध्ययन करना है, हमको किसी के उपलब्धि परीक्षण, हमारे घर में स्कूल है, हमारे चाचा दादा का स्कूल है, क्या जाए हम दूसरे स्कूल में करने, हम क्या करेंगे वहीं पे करेंगे। तो ये हमारा रैंडम सैंपलिंग नहीं हुआ। रैंडम सैंपलिंग का हुआ कब हुआ कि हम बच्चे ही नहीं, हम वो विद्यालय भी क्या करें, हम जाए माध्यमिक शिक्षा का विभाग जो होता है वहाँ से सारे विद्यालयों की सूची निकालें और उसको अल्फाबेटिकली कर लें, या तो उसको रैंडमली चिट बना के कर लें, या रैंडमली चूज कर लें, टैबुलेशन करके चूज कर लें, स्तरीकृत कर दें कि आर्ट का है, साइंस का है, ये है, फिर मतलब आप कह सकते हैं बॉयज़ का है, गर्ल्स का है, दोनों का है। तो मतलब इस प्रकार से करते हैं, तो वो हमारा जो प्रतिचयन होगा वो आपका रैंडम सैंपलिंग। जब हम सोचें हमारे घर से नज़दीक है, हमारी बुआ का कॉलेज है, तो इस हिसाब से करेंगे तो आपका ये सारा प्रतिचयन होगा। इसमें होता है एक स्वदेश। स्वदेश आपका वह होता है जिसमें हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए उसका चयन करते हैं। अब जैसे हमको दिव्यांगों पे करना है, दृष्टिबाधित पे, तो हम पूरे जिले के कोई भी स्कूल नहीं ले सकते, हमको वही स्कूल चूज करना है जहाँ पे दिव्यांगों की पढ़ाई चलती हो। अगला आपका निर्णय जजमेंटल, जैसे हम
एक समूह बनाते हैं और निर्णय लेते हैं कि हाँ ये ज़्यादा बेटर हो सकता है यहाँ से ज़्यादा। मतलब ये नहीं कि हम कोई भी चूज़ कर ले रहे हैं, हम देखेंगे रिजल्ट के बाद हम उस पर जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं हमको ये ज़्यादा सही रिजल्ट देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो होगा, हो सकता है उसमें बायसनेस हो, तो ये भी आपका इसमें ही चला गया। अगला आपका आकस्मिक, अचानक से कोई समस्या आ गई ऐसे और अचानक से आपको कोई आपने रिसर्च की लेकिन ऐसी समस्या है कि आपको फिर से सैम्पलिंग करनी है, तो अचानक से आप ये नहीं देखते कि आप यही करोगे, कोई भी टेक्निक से आप समूह का निर्माण कर देते हो, सैंपल बना देते हो, तो वो आपका आकस्मिक या इंसिडेंटल आपका प्रतिचयन विधि कहलाता है। अगला है उपलब्ध, जो सुगमता, जैसे मैंने कहा कि जो आपसे सबसे नज़दीक हो आपने उसको चूज कर लिया, या आपको कितनी लोगों पर करना है तो हमने रिश्तेदारों पे कर दिया, दोस्तों पे कर दिया, तो सुगमता से जो आप चूज करते हैं वो आपका उपलब्ध या अवेलेबल आपका प्रतिचयन विधि। नियतांश कोटा, जो मैंने आपको बताया कि इसमें समूहों का निर्माण करते हैं गुच्छों का नहीं बात है कि मतलब गुच्छों मतलब आप कह सकते हैं उसमें कई इकाइयाँ हो, उसे कहते हैं आपका गुच्छ। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका कोटा होता है, इसकी बात अगर हम जब भी करते हैं कोटा की बात, तो इसमें क्या होता है कि हम समूह जो है बनाते हैं और सबको कोटा देते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं नियतांश, इसका ये कोटा, इसका ये कोटा, इसका कोटा, और फिर उसको हम चूज करते हैं। तो क्योंकि हमने अगर उसमें अपने हिसाब से बायसनेस के हिसाब से कोई निर्णय लिया तो वो क्या करता है, इस प्रतिचयन विधि में चला आता। अगला हिमकंदक, हमने हमारे किसी प्रतिनिधि को चूज किया और फिर उस प्रतिनिधि ने अपने प्रतिनिधि को चूज किया, मतलब एक ने दूसरे पे स्नोबॉल फेंकी, स्नोबॉल, और दूसरे ने तीसरे पे फेंकी, ऐसे ही घूम रहा है बॉल। तो मतलब हमने डायरेक्टली नहीं चूज किया, उसने चूज किया, तो ऐसा जो आपका सैम्पलिंग टेक्निक है वो हिमकंदक या स्नोबॉल आपकी टेक्निक है। अगला है आपका क्रम क्या, सीक्वेंशियल। इसमें जब तक हमको आउटकम नहीं मिलते हम सैंपल लेते जाते हैं और बढ़ाते सीक्वेंस, दूसरा, चौथा, आपका छठवां, आठवां, ऐसे ही सीक्वेंस में जब तक हमको अपने हिसाब से आउटकम नहीं मिल जाता तब तक इस सीक्वेंस को बढ़ाते रहते हैं। ये आपका क्रमिक आपका प्रकार हो जाता है। एक और नया प्रकार तो नहीं है, जानते ही हैं, पर कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो। वॉलंटियर आपका होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं वॉलंटियर बन के बोले मैं तुम्हारा सैंपल हूँ, तो मतलब स्वचयनित आपका जो सैंपल होता है तो उसको वॉलंटियर मतलब सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये आपके प्रमुख विधियां हैं जिसको दो भागों में बांटा, रैंडम और नॉन रैंडम। आप कह सकते हैं कि जो रैंडम नहीं होती है उसमें भी आपने देखा कि रैंडम में आपका है सिंपल रैंडम है, सिस्टमैटिक है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है, मल्टी स्टेज है, मल्टी फेज है। और इधर क्या है आपका पर्पसिव, जजमेंटल, इंसिडेंटल, अवेलेबल, कोटा, स्नोबॉल, सीक्वेंशियल और वॉलंटियर। ये इतने आपके प्रमुख प्रतिचयन की विधियां हैं।